हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल क्लासेज ऑफ मैट्रिसेस के चेन में ही आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। जनरली आपने देखा होगा कि n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स P दे रखा है, तो इस P का इन्वर्स निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, उसके बाद आप P इन्वर्स निकाल पाते हैं। तो इन जनरल एक स्क्वायर मैट्रिक्स P का इन्वर्स निकालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कुछ स्पेशल मैट्रिसेस होते हैं, कुछ खास मैट्रिसेस होते हैं जिनका इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान होता है। उन मैट्रिसेस का इन्वर्स किसके बराबर हो जाता है? P ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। यानी कि वैसे मैट्रिसेस में अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा तुम इसका इन्वर्स निकालो, तो आप सिंपली क्या करिए, रो को कॉलम से और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए। आप आसानी से उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं? वैसे स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका P इन्वर्स किसके बराबर हो जाए? P ट्रांसपोज के बराबर। P इन्वर्स P ट्रांसपोज के बराबर है, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि P इंटू P ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। यानी कि इन्वर्स निकालने का कोई अब झंझट ही नहीं है। सीधे सीधे रो को कॉलम से और कॉलम को रो से इंटरचेंज करिए, P ट्रांसपोज मिल गया, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल गया। कि हमने लिखा कि P इंटू P ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, तो क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P ट्रांसपोज इंटू P दिस इज ऑल्सो इक्वल टू I? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये देखिए कि इन जनरल अगर कोई दो स्क्वायर मैट्रिसेज हों ए बी, तो इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। लेकिन अगर कोई दो मैट्रिसेज ऐसे हैं कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, और a इंटू बी अगर करने पर I मिल जाता है, तो आप 100% कह सकते हैं कि b इंटू ए करने पे आपको I ही मिलेगा। और इस केस में लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स बी ऐसा है कि ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका मतलब अगर ये जो B है राइट इन्वर्स है, किसी मैट्रिक्स का राइट इन्वर्स है, तो हम कहते हैं कि ये जो B है ना, इस मैट्रिक्स A का लेफ्ट इन्वर्स भी है। यानी कि इफ़ AB इज इक्वल टू I, तो हम लोग लिख सकते हैं कि BA इज ऑल्सो इक्वल टू I। यानी कि अगर P इंटू P ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि P ट्रांसपोज इंटू P दिस इज ऑल्सो इक्वल टू I। तो ये पूरा डेफिनेशन हो जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का, कि P अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट P इंटू P ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू P ट्रांसपोज इंटू P दिस इज इक्वल टू I, दोज मैट्रिसेस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। वैसे स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका इन्वर्स ट्रांसपोज के बराबर, वैसे मैट्रिसेस को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका जो इन्वर्स होगा या जो इसका ट्रांसपोज होगा वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो मान लेते हैं कि P ट्रांसपोज कोई नया मैट्रिक्स है जिसका नाम P1 दे देते हैं, तो हमें प्रूव ये करना है कि P1 भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। बहुत सिंपल है, आप इस रिलेशन से ही देखिए, P इंटू P ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू I। इसका दोनों साइड आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा? P ट्रांसपोज दिस होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू I। ये हो जाएगा P इंटू P1 दिस ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू I। तो इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा P1 ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू I। P ट्रांसपोज क्या है? P1 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट P1 ट्रांसपोज इंटू P1 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू I। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया कि P1 एक वैसा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स किसके बराबर है? ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल एक सर्कुलर रीजनिंग हो गया कि P अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कहिए या उसका इन्वर्स, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में P ट्रांसपोज और P इन्वर्स एक ही मैट्रिक्स है। तो कोई भी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज या उसका इन्वर्स वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है कि अगर P और Q दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज हैं तो क्या इनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होता है क्या? हमने सिमेट्रिक वाले में देखा था कि अगर हम दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स M और M लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट Mn है वो जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो। लेकिन क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में क्या ये जरूरी है कि PQ जो हो इनका प्रोडक्ट वो ऑर्थोगोनल हो जाए? अगर हम लोग PQ को
उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, पी क्यू ट्रांसपोज से, और देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है। अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिल जाती है, इसका मतलब पी क्यू कैसा मैट्रिक्स है, पी क्यू वैसा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर है, यानी कि पी क्यू ऑर्थोगोनल हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो अभी हम लोग पी क्यू मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू इंटू, अब इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करिएगा, पी क्यू ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, क्यू ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, क्यू ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज। अब ये देखिए ये क्या है, क्यू क्यू ट्रांसपोज मिलकर के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पी और क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी इंटू आई, आई को रखिए या ना रखिए बात बराबर है, इंटू पी ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू आई, क्योंकि पी क्या है, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू इंटू पी क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यानी कि पी क्यू वैसा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स क्या है, उसका ट्रांसपोज, यानी कि पी क्यू भी क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। यानी कि अभी हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव किए। पहला तो ये कि इन्वर्स और ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि रास्ते में ऐसे चलते चलते या एग्जाम में पेपर में आपको पता कैसे चलेगा कि ये मैट्रिक्स पी ऑर्थोगोनल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, पी ये इस तरह का कोई खतरनाक मैट्रिक्स दे रखा है, बी ये मैट्रिक्स दे रखा है, और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड पी इनवर्स बी। तो आप क्या करिएगा, इस पी का इन्वर्स निकालिएगा, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, फिर इसके बाद इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिएगा, फिर उसके बाद पी इन्वर्स क्या लिखिएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी। तो उतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, और जब इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आप पी इन्वर्स निकालेंगे, उसको लिखेंगे, तब देखेंगे अरे रे रे ये तो पी ऐसा मैट्रिक्स है कि पी इन्वर्स इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। तो इतना मेहनत करने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे रे पी इन्वर्स इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज है। तो जब मेहनत इतनी कर ही ली तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे पता चले कि कोई मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि हाँ सर अभी मैंने इसको ऐसा ही देख लिया था कि ये तो ऑर्थोगोनल टाइप का मैट्रिक्स लग रहा है। अब वो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ही टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड पी इनवर्स बी। तो उनको बैक ऑफ द माइंड तो ये आइडिया होगा ही कि पी इनवर्स के बदले क्यों ना हम लोग पी ट्रांसपोज को ट्राई करके देखें। सही बात है, लेकिन जब एग्जाम में आपको इस तरह का कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा कि पी ऐसा है बी ऐसा है तो पी इनवर्स बी कैसा होगा, तो आप वहाँ पे नहीं ये हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं कि कहीं ये पी ऑर्थोगोनल तो नहीं है। तो आपको कुछ एल्गोरिदम, कुछ रेडीमेड स्टेप्स होने चाहिए ये पहचानने के लिए कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं। जैसे ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। अब ये मैट्रिक्स देखिए, ये मैट्रिक्स मैंने जेईई एडवांस 2019 का एक प्रॉब्लम है उससे उठाया है, और उस क्वेश्चन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये जो मैट्रिक्स पी है ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। और इस तरह के उस क्वेश्चन में 6 मैट्रिसेस दे रखे थे, और हर मैट्रिक्स में आपको उसकी ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करना था। अगर आप ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत लंबा हो जाएगा। और आप हर मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स भी नहीं फाइंड कर सकते हैं कि चलो पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाला, फिर हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट निकाला। इसमें इतने सारे 1 और 0 हैं कि कहीं आप 1 और 0 में कैलकुलेशन करने में गलती से 0 की जगह 1 कर दिया और 1 की जगह 0, तो सारा गुड़गोबर हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे मैट्रिसेज आते हैं जो होते हैं ऑर्थोगोनल, लेकिन एग्जाम में पेपर सेटर्स बदमाशी ये करते हैं कि कभी भी आपको नहीं लिखेंगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज हैं। आई थिंक जेईई 2005 या 4 में भी एक ऐसा क्वेश्चन था 2/2 मैट्रिसेस का कि √3/2 था, इधर कुछ -1/2 था, इधर कुछ 1/2 था, इधर फिर कुछ √3/2 था। अब ये तो 2/2 मैट्रिसेज है तो आपको हो सकता है कि आइडिया मिल जाए कि ये ऑर्थोगोनल है, लेकिन अगर 3/3 मैट्रिसेज हो या इस तरह का एक या एक से ज़्यादा 5-6 मैट्रिसेज हों और जिसमें इसके ऑर्थोगोनल होने की प्रॉपर्टी को यूज़ करना हो, तो आपको एक नज़र में पहचानना पड़ेगा मैट्रिक्स को देख करके कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो अभी हम लोग वही स्टडी करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे जो अभी मैं इतने सारे आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा जेईई मेंस और जेईई एडवांस के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। मान लीजिए कि एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैं जनरली उसी की बात करता हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स पूछा जाएगा। उसके 3 रो वेक्टर हैं, u कर दीजिए, v कर दीजिए, w कर दीजिए। रो वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि 3 इसके कंपोनेंट्स हैं ux, uy,
UZ। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग एक्सपैंड करके लिखें तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। UX एक कंपोनेंट है, UY UZ। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया है UX UY UZ, यानी कि ये कौन सा रो है, U वेक्टर का रो है। ये कौन सा रो है, सेकेंड रो V वेक्टर है। ये कौन सा रो है, W वेक्टर है। W वेक्टर का मतलब उसके 3 कंपोनेंट WX WY WZ, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। आप इसको ऐसे भी देखिए ना कि UX क्या हो गया, उस U वेक्टर का X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, Z कंपोनेंट। तो सेम मैट्रिसेस को शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं UVW। अब हमें देखना है कि इसको ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको आप क्या करिए, इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करिए। तो इसका ट्रांसपोज भी लिखिए और मल्टीप्लाई करिए। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, UX UY UZ इधर हो जाएगा, रो को हमने कॉलम में, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर इस P मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल होना है तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए क्या होगा, आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इधर से स्टार्ट किए, इधर किए, तो पहला रो और पहला कॉलम यहाँ पे क्या आएगा, UX इंटू UX स्क्वायर प्लस UY स्क्वायर प्लस UZ स्क्वायर। तो उसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, UX स्क्वायर प्लस UY स्क्वायर प्लस UZ स्क्वायर क्या हुआ, उस वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि हम लोग सीधे लिख सकते हैं U.U लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जब पहला रो और दूसरा कॉलम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, UX इंटू VX प्लस UY इंटू VY, ऐसा ही होगा ना, UX इंटू VX प्लस आएगा UY इंटू VY प्लस UZ इंटू VZ। तो जिन लोगों को डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स U.V याद है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हाँ, ये जो पहला रो और सेकेंड कॉलम यानी कि ये वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, UX इंटू VX प्लस UY इंटू VY प्लस UZ इंटू VZ, यानी कि U.V हो जाएगा। इसको सीधे हम लोग U.V लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इधर से U वेक्टर इधर से W वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या है कि X कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करिए, Y कंपोनेंट को करिए, Z कंपोनेंट को करिए और तीनों प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए। UX इंटू WX प्लस UY इंटू WY प्लस UZ इंटू WZ, क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको, U.W। यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं U.U, यहाँ पे आ जाएगा U.V, यहाँ आ जाएगा U.W। तो इस प्रोडक्ट मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स को आप लोग डॉट प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप दोनों मैट्रिसेस को देख लीजिएगा तो आपको देख कर ही लग जाएगा। अब अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना है तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। पहली बात तो U.U दिस इज इक्वल टू V.V, दिस इज इक्वल टू W.W, यानी कि जो तीनों रो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट अपने साथ लिया जाए तो 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या हो गया, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। यानी कि जो तीनों वेक्टर हैं U हो या V हो या W हो, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए ना। यानी कि जो तीनों वेक्टर हैं U वेक्टर, V वेक्टर, W वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के बराबर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये तो पहला रूल आया। इसको हम लोग अगर दूसरे फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि UX स्क्वायर प्लस UY स्क्वायर प्लस UZ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ऐसा ही रिलेशन आपको VX VY VZ और WX WY WZ में मिल जाएगा। तो इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो भी रो वेक्टर्स हैं सबका अपना मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 हो जाता है। और जो भी U.V हो या U.W हो, ये सब क्या हो जाएंगे, U.V लीजिए या आप U.W लीजिए या आप V.W लीजिए। जब भी आप दो अलग अलग रो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो वो 0 हो जाना चाहिए। तो ये आ गया बेसिक कंडीशन। अगर इस P मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल होना है तो क्या होना पड़ेगा, इसके जो रो वेक्टर हैं उनका अपना मैग्नीट्यूड तो 1 होना चाहिए, यूनिट मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर U वेक्टर V वेक्टर सबका अपना मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और ये वेक्टर दूसरे से जब मल्टीप्लाई होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 मिलना चाहिए। यानी कि ये दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। और उसी परपेंडिकुलर नाम को मैथमेटिशियन लोगों ने ऑर्थोगोनल कर दिया। तो जो नाम आप लोग क्लास 10 11 तक पढ़ते थे ना, परपेंडिकुलर को मैथमेटिशियन लोग ऑर्थोगोनल बोलने लगते हैं। यहाँ हमने क्या दिखाया कि ये जो वेक्टर है U वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। मैथमेटिशियन लोग इसको भी, मैग्नीट्यूड को भी एक नया नाम दे दिया है। वो लोग मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्म, ठीक है, नया नाम।
और u को ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं ना, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो लोग एक लाइन और जोड़ देते हैं। अब ये सब मैथमेटिशियन लोग के चोचले होते हैं कि मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, नॉर्म बोलेंगे, परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल बोल दिया। अब वो मैथमेटिशियन लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग की बड़ी बड़ी बातें हैं, तो इसको कहते हैं नॉर्म। तो नॉर्म हम भूल जाइए, सिंपल ये मानिए कि कोई वेक्टर आपको u v w दे रखा है, अगर इस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल होना है तो तीनों रो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और आपस में जब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो 0 मिलना चाहिए, यानी कि ये तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए या ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो कोई मैट्रिक्स P ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा, वो इसकी पहचान क्या है कि उसके रो वेक्टर्स जो हैं वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए। अब ये सारी कहानी तो हमने रो वेक्टर के लिए बताई। अब आप कहेंगे कि आपको कॉलम के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है? बिल्कुल कोई दुश्मनी नहीं है। अगर P मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो P ट्रांसपोज क्या होगा, वो भी ऑर्थोगोनल होगा, हमने प्रूव किया था। तो P में जो रोज हैं P ट्रांसपोज में वो लोग कॉलम बन जाते हैं। तो हम लोग जो प्रॉपर्टी रो के लिए लिख रहे हैं एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी लिख सकते हैं कि जितने भी कॉलम है ना वो सब क्या होंगे, यूनिट मैग्नीट्यूड के होंगे। हम लोग जैसे क्लास 11 में पढ़ते हैं ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर क्या लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, ये सब लिखते हैं ना, और इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो हमने प्रॉपर्टी क्या निकाली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कि उसका जो रो वेक्टर होगा वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होगा, और उसी तरह जो कॉलम वेक्टर्स होंगे ये वाले, ये भी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कॉलम वेक्टर्स होंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P इनवर्स, इसका मतलब वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा दिस मीन्स कि रोज ऑफ P आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। और सिर्फ ये रो की बात नहीं है, द कॉलम्स ऑफ P आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। और ये तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि इस तीनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हो तो बाकी दो अपने आप ट्रू हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका कॉलम मान लीजिए कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल भी होगा, रोज भी जो होगा वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो जाएगा, होना ही पड़ेगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि उसमें P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P इनवर्स है, तो उसका जो रोज है वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होना ही पड़ेगा, कॉलम है वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होना ही पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का यही मतलब होता है। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि 1 इम्प्लाइज 2, 2 इम्प्लाइज 3, 3 इम्प्लाइज 1, 1, 2, 3 में से कोई भी अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो बाकी दो को ट्रू होना ही पड़ेगा। तो ये आपको क्या दे रहा है, ये क्राइटेरिया दे रहा है कि आप इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े मार्केट में, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे मैट्रिसेस के बीच में ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की पहचान कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, चुपचाप से उसके कॉलम या रोज के पास जाएंगे, जाकर देखेंगे कि आपस में ये लोग जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 मिलता है कि नहीं, उनका अपना मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं। अगर है तो मान लीजिए कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। फॉर एग्जांपल ये देखिए जेईई एडवांस 2019 का बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम था, उससे लिया हुआ मैट्रिक्स है। ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि आप दो कोई भी कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, आपको 0 ही मिलेगा। किसी कॉलम को दूसरे किसी कॉलम से या किसी रो को दूसरे किसी रो से मल्टीप्लाई करिए, आपको 0 मिलना है। और किसी एक इंडिविजुअल रो को देखिएगा तो ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगर इस मैट्रिक्स का अगर आपको कोई इन्वर्स निकालने को बोले तो बोलिए ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप सीधे सीधे इसका ट्रांसपोज लिखिए, 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ये जो ट्रांसपोज है ये इसका इन्वर्स हो गया। उसी तरह आप इस P मैट्रिक्स को देखिए, ये भी ऑर्थोगोनल है। आप इसके किसी भी दो कॉलम को या दो रो को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर 0 ही आएगा। किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को या एक पर्टिकुलर रो का मैग्नीट्यूड लीजिएगा, वो 1 आएगा ही आएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का ये डेफिनेशन होता है। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ P ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ P के बराबर। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ P इस पूरे का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या होगा, अगर P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ±1 होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो +1 या -1 ही होगा। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जेईई मेन 2019 का ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 0 2 QR P Q -R P -QR एंड इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I देन मॉड P क्या होगा।
यहाँ से आपको दिख रहा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो गया, इसका मतलब ए क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब जैसे ही आपको पता चला कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आप क्या कह सकते हैं कि इसके सारे कॉलम्स यूनिट मॉड्यूलस के होंगे, यूनिट मैग्नीट्यूड का होगा। आपसे पूछा है इस P की मैग्नीट्यूड, तो आप फर्स्ट कॉलम को देखिए, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 0 प्लस पी स्क्वायर दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 1, यानी कि 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी कि मॉड p क्या हो जाएगा, 1/√2, इसका आंसर आ गया। तो कितना सिंपल देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के रोज एंड कॉलम्स जो होते हैं वो यूनिट मॉडुलस के होते हैं और वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। यूनिट मॉडुलस का मतलब ये है कि आप कोई भी रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर ले लें, कुछ भी ले लें, तो उसका जब हम लोग मॉडुलस लेंगे ना, मॉडुलस क्या होता है, अगर वो 3/3 मैट्रिक्स है तो उसमें 3 कंपोनेंट होंगे, ux² प्लस uy² प्लस uz² कर दीजिए, दिस हैज़ टू बी 1, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये ux uy की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u1² प्लस u2²। ये सब क्या हो गया, उस रो या उस कॉलम के इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो गए। इस चीज को मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है या इस चीज को नॉर्म भी बोला जाता है। नॉर्म वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर या वो सब 3 डायमेंशन में यूज़ करते हैं जब 3 कंपोनेंट हो, 3/3 मैट्रिक्स हो, लेकिन जनरली मैथमेटिशियंस जो हैं वो n/n मैट्रिसेज में काम करते हैं। तो उसमें जो रोज होते हैं ना, उसमें n कंपोनेंट्स हो जाते हैं, n एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो जो हम लोग नॉर्म ऑफ u लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है, √u1² प्लस u2² प्लस u3²। इस तरह आप un² तक लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 1 अगर वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो आप उसको नॉर्म कहिए या मैग्नीट्यूड कहिए, दोनों एक ही वर्ड है।